हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2016 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो 30 क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में क्लास 1 to 5th के लिए पूछे गए थे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वह कहलाती है। ऑप्शन ए है नामित मापनी, ऑप्शन बी है क्रम सूचक मापनी, ऑप्शन सी है अंतराल मापनी और ऑप्शन डी है अनुपात मापनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुपात मापनी। इसमें परम शून्य भी होता है और ये जो मापनी है इसके 4 स्तर बताए गए हैं। पहला है शाब्दिक, जिसको कि हम नामित मापनी भी कहते हैं। दूसरा है क्रमिक मापनी, तीसरी है अंतराल मापनी और चौथी है अनुपात मापनी। तो अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण डैश में होता है। ऑप्शन ए है इदम, ऑप्शन बी है अहम, ऑप्शन सी है पराअहम और ऑप्शन डी है परिस्थितियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पराअहम। सिगमंड फ्राइड व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो फ्राइड ने प्रतिपादित किया है। इन्होंने व्यक्तित्व को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 प्रमुख संप्रत्यय बताए थे, एक चेतन और अर्धचेतन और दूसरा था इदम अहम और पराअहम। तो इन्होंने 2 कैटेगराइज किया, चेतन अर्धचेतन में और दूसरा था इदम अहम और पराअहम में। और उसी के अनुसार इन्होंने बताया कि जो हमारे मूल्यों का आंतरीकरण होता है वो पराअहम में होता है। फ्राइड के अनुसार जो इदम है व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं को तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने से उकसाता है, और जबकि जो सुपर ईगो है वो सामाजिक मान्यताओं या परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। जो अहम है, जिसको कि हम इंग्लिश में ईगो भी कहते हैं, इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। तो पराअहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कार और आदर्शों से संबंधित है। इसे अंतःकरण की पुकार भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आत्मा के अंतःकरण की पुकार किसे कहा जाता है, तो वो भी पराअहम है। पराअहम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी डैश ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं वो बना सकता हूं। ऑप्शन ए है फ्री मैन, ऑप्शन बी है न्यू मैन, ऑप्शन सी है वॉटसन और ऑप्शन डी है होलजिंगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वॉटसन। सबसे पहले तो वॉटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में बहुत ज्यादा ही वर्क किया है और उसी से रिलेटेड इन्होंने अपनी कुछ बातें भी कही हैं। तो 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने कहा कि अगर कोई भी नवजात शिशु मुझे दे दिया जाए तो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहो वो कुछ भी बना सकता हूं, क्योंकि जो डिपेंड करता है वो व्यवहार और वातावरण डिपेंड करता है। तो ये जो कथन है वो वॉटसन ने दिया है। ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए है उद्दीपन की तीव्रता, ऑप्शन बी है उद्दीपन की उपादेयता, ऑप्शन सी है उद्दीपन की विश्वसनीयता और ऑप्शन डी है उद्दीपन की सक्रियता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है उद्दीपन की तीव्रता, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज्यादा अधिक होगी उस चीज को हम अच्छे से सीख पाएंगे और उससे हम अट्रैक्ट हो पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है उद्दीपन की तीव्रता यानी स्टिमुलस की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी हम किसी चीज से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसको करने की चाहत भी रखेंगे कि ये चीज मुझे करनी है क्योंकि वो चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन ए है शिक्षण, ऑप्शन बी है सहानुभूति, ऑप्शन सी है समदृष्टि और ऑप्शन डी है प्रेरणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगर हम बच्चों को प्रेरणा दें तो उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला को ही प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं और इससे ज्ञानार्जन की गति भी तीव्र हो जाती है। और इसी से संबंधित थॉमसन ने लिखा है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। तो ये थॉमसन का कथन है। तो अगर ये डिफिनेशन दे दी जाए और बोला जाए किसने कहा, तो ये थॉमसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार ऑप्शन ए दिया है, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन बी है विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई
किसी कार्य को करने की असफलता। ऑप्शन सी है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये सिगमंड फ्राइड ने बताया। और सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता किसे कहा जाता है, तो वो है सिगमंड फ्राइड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। ये तंत्रिका तंत्र के भी विशेषज्ञ थे और इन्हीं को मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी दिया और उससे संबंधित इन्होंने इदम अहम और परा अहम की भी अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है कि कैसे हमारे जो मान्यताएं हैं, संस्कार हैं और किस तरीके से व्यक्ति सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SOR किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए है वॉटसन, ऑप्शन बी है कोफका, ऑप्शन सी है कोहलर और ऑप्शन डी है गेसाल्टवादी मनोवैज्ञानिक को द्वारा। तो यहाँ पे जो SOR है, SOR का जो फुल फॉर्म है वो है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वुडवर्थ, जो ऑप्शन है उसमें नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसका आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। तो SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संज्ञान को महत्व देती है और दिए गए विकल्प में इसका कोई भी उत्तर नहीं था। तो अगर उत्तर वहां पे नहीं है तो गलत तो हम नहीं लगा सकते। इसका करेक्ट आंसर है वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ऑप्शन ए है अवधि, ऑप्शन बी है नवीनता, ऑप्शन सी है रुचि और ऑप्शन डी है आकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रुचि। ध्यान को अगर केंद्रित करना है तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट होगा तो अपने आप हम कॉन्सेंट्रेट होकर उस चीज़ को समझने लगते हैं, सीखने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है और व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होगी उस चीज़ को वो आसानी से और बहुत जल्दी सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ऑप्शन ए है सीखने की विधियां, ऑप्शन बी है सीखने में स्थानांतरण, ऑप्शन सी है सीखने में पठार और ऑप्शन डी है सीखने में रुचि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सीखने में स्थानांतरण, जिसको सीखने का अंतरण भी कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इससे क्वेश्चन तो आता ही है। तो सीखने का स्थानांतरण होता क्या है? जब हम एक परिस्थिति का ज्ञान जो हम सीख चुके हैं उसको हम किसी दूसरे सिचुएशन में भी उसका यूज करें तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सीखने का स्थानांतरण। इसको अंतरण भी कह सकते हैं। यहाँ पे होता क्या है, जब एक विषय का हम कोई ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में उसका यूज करें तो वो कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से स्कूटर सीखना, तो ये एक स्थानांतरण है क्योंकि हमने बैलेंस करना वहाँ पे सीख लिया है। तो इस तरीके से स्थानांतरण हो रहा है, पुराने एक्सपीरियंस को हम यूज कर रहे हैं नई सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए है स्मृति, ऑप्शन बी है सीखना, ऑप्शन सी है प्रेरणा और ऑप्शन डी है चिंतन। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो संबंधित होता है सीखना से, जिसे अधिगम भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि किसी बालक को, बच्चे को लाल मिर्च रखी और अगर उसको हम ये कहेंगे उसको छूना मत, ये कड़वी होती, तो उस चीज़ को वो नहीं समझता। लेकिन अगर वो मुंह से उसको मुंह में रख लेता है या उसको चेक करने की कोशिश करता है तो उसे पता चल जाता है कि हाँ ये कड़वी है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वहाँ पे मिर्ची रखी होगी तो उस चीज़ को वो नहीं छुएगा, मतलब उसने सीख लिया उस चीज़ को। तो व्यवहार द्वारा जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए है स्तंभा आकृति, ऑप्शन बी है आवृत्ति बहुभुज, ऑप्शन सी है संचयी आवृत्ति और ऑप्शन डी है रेखा चित्र। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्तंभा आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाल्यावस्था, ऑप्शन ए। बाल्यावस्था में जो बुद्धि का विकास है वो अधिकतम होता है। इसको अर्ली चाइल्डहुड
एज भी कहते हैं। यहाँ पे मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और परावर्ती किशोरावस्था मतलब 19 से 20 साल तक की उम्र में काफ़ी धीमा हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसकी लाइन है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, तो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जीवन का अनोखा काल किससे संबंधित है, तो ये बाल्यावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्तियों पर, ऑप्शन बी है नैतिकता पर, ऑप्शन सी है वास्तविकता पर और ऑप्शन डी है ध्यान पर। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी मूल प्रवृत्तियों का ही यूज़ करता है, जैसे रोना हो गया, हंसना हो गया, तो ये चीज़ें मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं और शैशवावस्था में वो इन्हीं का यूज़ करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार भी माना गया है। तो अगर बेसिक जो चीज़ है वो क्या है, शैशवावस्था। अनुकरण के द्वारा यहाँ पे बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है कुत्ते पर, ऑप्शन बी है वन मानुस पर, ऑप्शन सी है बिल्ली पर और ऑप्शन डी है चूहों पर। तो आपको पता होगा कि सुल्तान नामक वन मानुस पर इसका प्रयोग किया गया है अंतर्दृष्टि का, जिसे कि हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं और गैसाल्टवादी वैज्ञानिकों के द्वारा ये किया गया है। कोहलर का प्रयोग था जिन्होंने चिंपैंजी या वनमानुस पर इसका प्रयोग किया और इन्होंने ये बताया कि कल्पना जितनी अधिक होती है वहाँ पे हम अंतर्दृष्टि का प्रयोग उतना ही ज़्यादा करते हैं। तो एक इनकी बुक भी थी 1925 में जिन्होंने प्रस्तुत किया है, इसका जो नाम है वो मेंटालिटी ऑफ हॉब्स है और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया है। कई बार पूछा जाता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसे कहते हैं या फिर सूझ का सिद्धांत किसे कहते हैं और ये किस पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। ऑप्शन ए है सृजनशीलता, ऑप्शन बी है अध्ययन, ऑप्शन सी है विश्लेषण करने पर और ऑप्शन डी है अच्छे अंक प्राप्त करने। तो यहाँ पे यह आवश्यक नहीं होता है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं जिनका IQ हाई होता है तो वो सृजनशील ही हो। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। सृजनशीलता जरूरी नहीं है कि सृजनशील व्यक्ति ही बुद्धिमान होगा या बुद्धिमान व्यक्ति ही सृजनशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है वॉटसन और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे इनके नियम पूछ लिए जाते हैं कि ये नियम किसने दिए हैं, अधिगम से संबंधित नियम को किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। और अधिगम में कितने नियम हैं, तो 3 नियम हैं और वो तीनों नियम है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कुछ नियम और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि थॉर्नडाइक ने कौन से मुख्य नियम दिए हैं। तो 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है प्रत्यावाहन विधि, ऑप्शन बी है तार्किक विधि और ऑप्शन सी है पहचान विधि, ऑप्शन डी है पुनः सीखना विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी तार्किक विधि। जो स्मृति है वो एक योग्यता है जो पूर्व अनुभव या फिर अधिगम में सीखी हुई बातों को संचित करने और उसको काफी दिन तक याद करने से संबंधित होती है। प्रत्यावाहन विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि स्मृति से संबंधित है, जबकि जो तार्किक विधि है वो बौद्धिक क्षमता से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TET का विकास किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है साइमंड, ऑप्शन बी है होल्समैन, ऑप्शन सी है मरे और ऑप्शन डी है बेलेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मरे। इनका जो पूरा नाम है वो ऐसे मरे है और इन्होंने ही 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रस्तुत किया है और इन्होंने इस टेट परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया है और इसमें 1 कार्ड प्लेन रखा है, बाकी 20 में अधिकतम प्रयोग किए गए हैं और प्रत्येक कार्ड में कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के वहाँ पे डायग्राम बने हैं और इससे रिलेटेड एक कहानी बनानी होती है 5 मिनट में और इससे ये कल्पना शक्ति को पहचानते हैं कि व्यक्तित्व कैसा होगा किसी भी व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए है विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा और ऑप्शन डी है बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और बाल केंद्रित शिक्षा में होता क्या है कि बच्चों के विषय में पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनको किस एज में कैसी एजुकेशन दी जाए, किस तरीके से टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाए ताकि वो
अच्छे से सीख पाएँ और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो पाए। तो बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है समन्वय का सिद्धांत और ऑप्शन डी है व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों ही वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं। वर्गीकरण का सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम को आधारित है? ऑप्शन ए है प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी है सादृश्यता का नियम, ऑप्शन सी है तत्परता का नियम और ऑप्शन डी है सहचर्य का नियम। तो यहाँ पे कक्षा शिक्षण पाठ प्रस्तावना सोपान संबंधित है तत्परता का नियम से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की हम तैयारी कर लें तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। और भाटिया के अनुसार एक डेफिनेशन दी है, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना ही युद्ध को आधा विजय प्राप्त कर लेना है। इसीलिए प्रस्तावना कौशल का यूज़ किया जाता है ताकि बच्चे उस चीज़ को रेडी हो जाएं पढ़ने के लिए, और जब बच्चे रेडी हो जाएंगे तो उस चीज़ को वो अच्छे से सीख पाएंगे और इनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ऑप्शन ए है सामान्यीकरण, ऑप्शन बी है विभेदीकरण, ऑप्शन सी है प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन डी है पृथक्करण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड है विभेदीकरण, थर्ड है पृथक्करण और लास्ट है सामान्यीकरण। तो संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है वो है प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है टॉलमैन, ऑप्शन बी है बेंडूरा, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है कोहलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बेंडूरा द्वारा इसको दिया गया है। इनका पूरा नाम अल्बर्ट बेंडूरा था। और प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का निर्माण दूसरों के व्यवहारों को प्रेक्षण करने से होता है। इसे पहले अनुकरण भी कहा जाता था। बेंडूरा ने कई प्रायोगिक अध्ययन किए हैं और उसी से संबंधित इन्होंने एक सिद्धांत या एक संकल्पना बताई है कि कोई भी चीज़ें हम देख के सीखते हैं और हम कैसा व्यवहार करें या कैसा करना चाहिए, ये दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमनीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ऑप्शन ए है निगमन विधि, ऑप्शन बी है आगमन विधि, ऑप्शन सी है अंतर्दर्शन विधि और ऑप्शन डी है बहिर्दर्शन विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आगमन विधि। आगमन विधि में हम उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण और नियमीकरण का यूज करते हैं। शिक्षण का जो आगमन विधि है, शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास कराता है। तो यहाँ पे पहले उदाहरण बताए दिए जाते हैं और फिर उसके प्रिंसिपल बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ऑप्शन ए है रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति, ऑप्शन बी है उद्दीपक वस्तु प्रविधि, ऑप्शन सी है प्रकाश ध्वनि और गंध, ऑप्शन डी है पुरस्कार दंड और प्रोत्साहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रुचि लक्ष्य और अभिवृत्ति। अवधान के आंतरिक निर्धारक निम्न है अभिरुचि लक्ष्य अभिवृत्ति आदत जिज्ञासा आवश्यकता प्रशिक्षण, ये सभी अवधान से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन बी है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन सी है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और ऑप्शन डी है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है वो कहलाती है। ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी है टर्नर सिंड्रोम और ऑप्शन डी है विल्सन सिंड्रोम। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन ए। यहाँ पे अगर 21वां गुणसूत्र ना अलग हो पाए तो बच्चे में डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आ जाती है। जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 47 हो जाती है, नॉर्मल ये 46 होती है, लेकिन अगर 21वां जोड़ा अगर अलग नहीं हो पाया तो 47 हो जाती है और डाउन सिंड्रोम की समस्या हो जाती है और ये समस्या जीवन पर्यंत बनी रहती है। डाउन सिंड्रोम में शिशु में मध्यम से औसत बौद्धिक विकलांगता का भी कारण बन जाती है और मस्तिष्क का जो विकास होता है वो काफ़ी धीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य
कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन बी है पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन सी है पश्चात पारंपरिक अवस्था और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिकता बाह्य कारकों निर्धारित होती है वो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था। कोहलबर्ग ने नैतिकता से संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए हैं। इनको हम नैतिक विकास के सिद्धांत भी कहते हैं और इससे संबंधित इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। पूर्व परंपरागत स्तर जिसको प्राक रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं, सेकंड है परंपरागत स्तर जिसको रूढ़िगत नैतिक स्तर कहते हैं और लास्ट है उत्तर रूढ़िगत स्तर। तो जो पूर्व परंपरागत अवस्था होती है इसमें बालक में नैतिकता का बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन ए है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट और युग्मनज, ऑप्शन बी है ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु और युग्मनज, ऑप्शन सी है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु और शुक्राणु और ऑप्शन डी है अंडाणु, शुक्राणु और युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है किचनर, ऑप्शन बी है युंग, ऑप्शन सी है सेल्डन और ऑप्शन डी है स्प्रेंजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, युंग के द्वारा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, युंग के द्वारा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। और ये युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 टाइप्स में किया है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके 2016 में पूछे गए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो पसंद है इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।